आप दोनों बाहर चाहिए। कैसा हो रहा, दर्द हो रहा माँ जी? हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। खुराना साहब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर दीदी कहां गायब हो गई। पूरा शहर छान मारा, हर दोस्त हर रिश्तेदारों के घर में हमने देखा। एक जगह खुराना साहब, एक जगह हमने नहीं छोड़ी जहां हमने ना देखा हो। मोहन जी, आप एक घर को कैसे भूल गए? वो ना मुजरिम कभी का पकड़ा जाता। इसकी बात कर रहे हैं आपका एक ही तो दुश्मन है, ये कैसे भूल गए आप? खुराना साहब, आप देवराज की बात कर रहे हैं ना? सच कह रहे हैं आप, ऐसा काम देवराज के अलावा कोई कर भी नहीं सकता। मोहन जी, मुझे पूरा यकीन है देवराज ने ही किया है। हाँ खुराना साहब, मैंने पुलिस में कंप्लेन लिखवा दी है। इंस्पेक्टर को इन्वेस्टिगेशन पर भी लगा दिया है। बहुत जल्द पता चल जाएगा कि आखिर सच है क्या। ऐसा करो, पुलिस को देवराज के पीछे लगा दो। पुलिस का भी समय बर्बाद होने से बच जाएगा और हमारे सामने सच्चाई आ जाएगी, क्योंकि देवराज भी तो क्या है। इंस्पेक्टर साहब, आप? मिस्टर देवराज, आप ही हैं? जी हाँ, मैं ही हूं देवराज। जी, मैं रचना के केस के बारे में इंक्वायरी करने आया हूं। सबसे पहली बात, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मुजरिम नहीं। दूसरी बात, बिना परमिशन के आप मेरी ऑफिस के अंदर कैसे आ गए? मिस्टर देवराज, कानून को कानून न सिखाएं। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि पुलिस और प्रेस वालों को किसी भी प्रीमाइसेस में बिना परमिशन जाने की इजाजत खुद कानून देता है। और हमें जिस पर भी शक हो, चाहे वो मामूली हो या बड़े से बड़ा आदमी, पूछताछ करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। तो मिस्टर देवराज, आप ये बताइए कि क्या आप रचना को जानते हैं? जी। कब से जानते हैं? बरसों से। और बरसों से आपकी उससे दुश्मनी भी चल रही है। Am I right? मैं औरत जात से दुश्मनी क्यों करूंगा? मेरा मतलब है उसके पति से आपकी दुश्मनी थी। हाँ, उस बेचारे का देहांत हो गया। मेरा दोस्त था। दोस्त था? अगर दोस्त था तो फिर उसकी बेटी दामिनी से अब तक आपकी दुश्मनी क्यों चल रही? इंस्पेक्टर साहब, ये दुश्मनी नहीं, प्रॉपर्टी का केस है, प्रॉपर्टी का। और ये केस जो है ना दुश्मनी का है और ना ही रचना का, इसलिए सवाल आप गलत मत पूछिए। मुझे ऑर्डर देने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर मैं चाहूं तो ये सवाल पुलिस स्टेशन बुलाकर भी कर सकता हूं। क्योंकि रचना के घर वालों ने जो कुछ भी बताया है, उससे ये साफ पता चलता है कि कानून को तुम पर बहुत गहरा शक है। इसीलिए सवाल कर रहा हूं कि कहीं रचना के गायब होने में आपका हाथ तो नहीं। इंस्पेक्टर, उन लोगों की बेहुदा बात पर भरोसा करके आप ये सोचते हैं कि मैं डर के मारे आपका मुंह बंद करने के लिए नोटों की गड्डी फेंक दूंगा आपके मुंह पर, तो ये आपकी भूल है। शट अप मिस्टर देवराज, इस बात पर मैं आपको अरेस्ट भी कर सकता हूं। और साफ पता चलता है कि जो कहानी उन लोगों ने सुनाई है वो बिल्कुल सच है। मिस्टर देवराज, आपकी जिंदगी पर अगर कोई किताब लिखी जाए तो वो महाभारत से भी बड़ी होगी। इंस्पेक्टर, आप मेरा वक्त बर्बाद ना करें और दोबारा मेरी ऑफिस में आप वर्दी में ना आए। खबरदार जो मेरी वर्दी पर उंगली उठाया तुम। ये वर्दी हमारी शान है, हमारी जान है, हमारी इज्जत। और अगर कोई हमारी इज्जत पर उंगली उठाए तो मैं उसकी उंगली जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। ये मेरा ऑफिस है, इसे अदालत का कटघरा या अपना पुलिस स्टेशन ना समझे। कानून वाला जहां कहीं जाता है कानूनी तौर पर जाता है, और गैर कानूनी काम करने वाला आदमी कितनी भी बड़ी से बड़ी कुर्सी पर बैठा हो, हम उसे खींचकर मुजरिम की कुर्सी पर बिठा देते हैं। और मुजरिम को शिकंजे में फांसने के लिए हमें यह सोचने की जरूरत नहीं होती
कि वो कहां बैठा है। मिस्टर देवराज, इस देश में पार्टी कोई भी राज करे, पर कानून एक ही है और कानून सबको एक ही नजर से देखता है, चाहे वो बाप हो या बेटा। ठीक है, सारे सवालों के जवाब मिल गए ना? नहीं मिले मिस्टर देवराज। आपने कुछ झूठ कहा, कुछ छिपाया और कुछ सवालों के जवाब नहीं दिए। मैं ही निकालने के लिए उंगली टेढ़ी भी कर सकता हूं। इंस्पेक्टर, डरा धमकाकर या जोर जबरदस्ती से आप हम पर दबाव नहीं डाल सकते। आप हमारी पहुंच को नहीं जानते। जानता हूं, बखूबी जानता हूं कि आप जैसे बिजनेसमैन के संबंध पुलिस से, मंत्रियों से होते हैं। मेरा आशियाना, मेरा आशियाना। जानता हूं, बखूबी जानता हूं कि आप जैसे बिजनेसमैन के संबंध पुलिस से, मंत्रियों से होते हैं। खैर इस सिलसिले में मैं आता रहूंगा, और सिर्फ आपके पास नहीं, बहुत सारे लोगों से पूछताछ होनी है। मिस्टर देवराज, आप ये मत समझिएगा कि अगर आपने जुर्म किया है तो आप बच जाएंगे। धुआं जिस घर से उठेगा, फायर ब्रिगेड उसी घर की तरफ दौड़ेगी। अभी तो मैं चलता हूं। मुझे शक है कि जरूर दामिनी के मामा का ही काम होगा। ना, अखिल और परमजीत तो हमारी तरफ है। डॉक्टर सब ठीक तो है ना? ऑपरेशन करवाने का वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ तो ठीक है, ऑपरेशन कर दो, लेकिन पहाड़ में गई तुम्हारी फॉर्मेलिटीज में कायदा कानून बड़ा है या किसी की जिंदगी? लाओ फरहान, कहां पर साइन करना है? लाओ, मैं कर देता हूँ। सारा अरेस्ट मेरा, सारी जिम्मेदारी मेरी। अब तो ठीक है ना? अब तो ऑपरेशन करोगे। तुम अपना रिश्ता क्या दिखाओगे उनके साथ? फरहान, इस दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता माँ का होता है, और अगर इस फॉर्मेलिटी में अगर मैंने उनका नाम, उनका रिश्ता माँ का दिखाया तो आई होप किसी को ऐतराज तो नहीं होगा। लेकिन हमें तो उनका नाम भी नहीं मालूम। उनका नाम क्या लिखूं? ये माँ के कई रूप है डॉक्टर। सीता, संतोषी, दुर्गा, वैष्णो देवी, पार्वती, ये हर नाम में ममता है। कोई भी नाम लिख दो। ठीक है, तुम एक काम करो, रिसेप्शन पे जाके वहां पे फॉर्मेलिटीज पूरी करो, मैं ऑपरेशन की तैयारी करता हूँ। ठीक है? ठीक है। आओ पूर्णिमा, हम भी वहां रिसेप्शन पे चलते हैं। मिस्टर अखिल, मुझे पता चला है कि तुम्हारी अपनी माँ से झगड़ा चल रहा था। तुम्हारी उनसे बनती नहीं थी क्या? इंस्पेक्टर साहब, झगड़े किस घर में नहीं होते हैं, और वैसे भी जहां ज्यादा प्यार होता है झगड़े वहीं होते हैं। और फिर वही झगड़ा दुश्मनी में बदल जाता है और प्यार खत्म हो जाता है। क्यों? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। हम में झगड़ा भी होता था, लेकिन प्यार भी था। आप उनकी बहू है ना, सारे फसाद की जड़ आप ही हैं। मेरा मतलब है झगड़े की शुरुआत आपसे ही हुई। आपने गलत सुना है इंस्पेक्टर, मैं तो अपनी माँ का चहेता बेटा हूँ। अगर चहेते बेटे होते तो अपने पिता की अर्थी को कांधा क्यों नहीं दिया? मैंने तो सुना है कि तुमसे चिता को अग्नि देने का अधिकार भी छीन लिया गया, और वो विधि भी तुम्हारी बहन ने पूरी की। आप इंस्पेक्टर हैं या जासूस? सारी इंफॉर्मेशन लेकर आए। मिस्टर अखिल, दूसरे पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन के दौरान बाल की खाल निकालते हैं, और मैं बाल के साथ खाल भी निकाल लेता हूं, इसीलिए केस जल्दी सॉल्व करता हूं। तो मेरा इंट्रोडक्शन तो मिल गया ना? अब तो सच सच बता दो मिस्टर अखिल
कि तुम्हारी अपनी माँ से मुलाकात कब हुई थी आखिरी बार? क्या हुआ? झगड़ा कैसे हुआ? झगड़ा नहीं हुआ था, बल्कि पिछले कुछ दिनों से तो हम लोग मिलजुल कर रह रहे थे। देवराज के आशियाना पर ताला लगाने के बाद तुम दोनों दामिनी और उसकी माँ को अकेला छोड़कर इस घर में रहने चले आए। इसे मैं प्यार समझूं या नफरत? इंस्पेक्टर साहब, आप हम पर शक कर रहे हैं या इल्जाम लगा रहे हैं? शक कर रहा हूं, और शक यकीन में बदल गया तो समझो इल्जाम। अच्छा ये बताइए, आप लोगों ने उन्हें ढूंढने की कोशिश की? जी बिल्कुल। कहां कहां ढूंढा? इसीलिए तो मुझे शक है कि मेरे किसी भी सवाल का आपके पास ठीक ठीक जवाब नहीं है। खैर, फिलहाल तो मैं चलता हूं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। वापस फिर आऊंगा बहुत सारे अधूरे सवाल के जवाब लेने। देख लिया आपने, और हमेशा आपको मेरी ही बातें बुरी लगती हैं। आज ये नौबत आ गई है कि पुलिस हमारे घर आके हमसे ही सवाल जवाब कर रही है, और हम मुजरिमों की तरह हाँ जी ना जी में जवाब दे रहे हैं। तो मैं क्या करूं? इसमें मेरी गलती है क्या? नहीं, सारी गलती आपकी मम्मी की है। मुझे तो लगता है कि वो जानबूझकर कहीं छिप गई है ताकि हम पर सारी मुसीबतें आ जाए। मुझे तब ये लगने लगा है कि मैंने आपसे शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मेरा आशियाना, मेरा आशियाना। पूर्णिमा, बोर्डिंग स्कूल फोन किया था? हाँ मैंने किया था, उनको बताया कि हम अगले हफ्ते आएंगे। ये सुन के वो नाराज तो नहीं हुआ? प्रेम, हमारा बेटा बहुत समझदार है। वो किसी भी चीज के लिए जिद नहीं करता है, तो बस 10 साल का, पर बहुत डिसिप्लिन है। पूर्णिमा, मुझे लगता है हमें एक हफ्ते के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बस दुआ करो कि ये ऑपरेशन कामयाब हो जाए, फिर हम दोनों 2 दिन में वहां पे चलेंगे। प्रेम, भगवान ने हमेशा मेरी प्रार्थना सुनी है। आज सुबह मैं मंदिर गई थी, मैंने दिल से प्रार्थना की, और मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली होगी। ऑपरेशन भी सक्सेसफुल होगा और माँ जी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। यकीन। मैं हूं असली तुषार। नकली का तो काम तमाम है। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुमसे मजाक कर रहा था? मैं ही तुमसे दुबई से बात करता हूं, पर हमारी बातें इस नकली तुषार ने सुन ली। मुझे पता नहीं था उस वक्त कि वो इतना बड़ा षड्यंत्र रचे। फिर एक दिन अचानक वो दुबई से गायब हो गया। मुझे पता नहीं चला कि वो कहां चला गया। जब यहाँ आया तो पता चला कि वो तुषार बन के तुम्हें लूट रहे हैं। उसका असली नाम बाबूलाल है। 10 लाख तो तुम उसे दे चुके हो, और भी पैसे देने वाले थे। अरे पैसे होते तो ये पूरे 50 लाख देने वाला था। मूर्ख हो तुम्हें सोचना चाहिए, जिसे सोने की खदान मिल रही है उसका खजाने से दिल नहीं भरेगा, क्योंकि खजाने का तो लिमिट होता है और खदान जिंदगी भर सोना देती है। मैं मतलब नहीं समझा। फुर्सत में सबको समझा दूंगा तुम्हें, फिलहाल काम की बात सुनो। मैं वर्षा को बुलाता हूँ, उसे भी पत्नी का अधिकार चाहिए।
तुम पागल हो गए हो क्या? अगर कृष्णा को पता चला तो मुझे ऐसी जगह ले जाकर मारेगी जहां मुझे पानी भी नसीब नहीं होगा। आवाज नीचे करके बात करो, मुझे ऊंची आवाज पसंद नहीं। वाह, खुद उल्टी सीधी बात कर रहे हो तो कुछ नहीं, और मैंने जरा ऊंची आवाज में बात क्या कर लिया तो तेवर दिखा रहे हो। दिखाना ही चाहिए, तुमने जो हरकत की है वो माफी के लायक नहीं। क्या किया मैंने? बस एक छोटा सा वीडियो क्लिप देख लो। तुम्हारा सबूत तो मैंने मिटा दिया, अब तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास तो अब कोई सबूत भी नहीं है। चलो जाओ यहां से और सीधा दुबई लौट जाओ। तुम जो अरमान लेकर आए थे ना, वो कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे पास तो अब कोई सबूत भी नहीं है। तुम क्यों हंस रहे हो? तुम्हें तो मुझ पर गुस्सा आना चाहिए ना। मैंने तुम्हारे किए कराए पे पानी फेर दिया। इसमें भी है। ज्यादा बोलोगे तो एमएमएस बना के सेंड कर दूंगा, फिर क्या करोगे? तुषार, गुस्सा करने की जरूरत नहीं। जो बातें प्यार से हल हो सकती हैं, उन बातों को झगड़े का कारण क्यों बनाना? मुझे क्यों समझाए? इसे समझाइए। पत्थर के नीचे हाथ तो इसका दबा है, छुटकारा भी इसे चाहिए। मेरा आशियाना, मेरा आशियाना, मेरा आशियाना। मुझे क्यों समझा रहे? इसे समझाइए। पत्थर के नीचे हाथ तो इसका दबा है, छुटकारा भी इसे चाहिए। क्या चाहते हो? मेरी बहन को तुम्हारे पत्नी होने का अधिकार। ये कैसे हो सकता है? मैं शादीशुदा हूँ, क्रिमिनल केस हो जाएगा मुझ पर। तुम्हें जितने पैसे चाहिए ले लो और जाओ यहाँ से। कहाँ से दोगे पैसे? कुछ भी कर लेंगे चाचा जी, मुसीबत से तो पीछा छुड़ाना ही है ना। लेकिन पहले इससे भी तो पूछ लो कि क्या ये पैसों से मान जाएगा? मानेगा, क्यों नहीं मानेगा? पैसों से तो बड़ों बड़ों का ईमान खरीदा जा सकता है। मैं बिकाऊ नहीं, खरीदार बनना चाहता हूँ। लोगों के ईमान खरीदना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे बहुत सारे पैसे की जरूरत है, और बहुत पैसे मुझे तब मिलेंगे जब मेरी बहन भंडारी परिवार की बहू बनेगी। इसके सिवाय तुम्हारे पास और कोई राह नहीं। सोच लो, सोच के जवाब दो। जाओ, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। चलो बेटे, चलते हैं। अरे डॉक्टर साहब हैं? फरहान, फरहान क्या हुआ? अरे पूर्णिमा, प्रेम, मुबारक हो, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। और देखो, घबराने की कोई बात नहीं है, कुछ ही देर में माँ जी को होश भी आ जाएगा। थैंक यू फरहान, थैंक यू सो मच। सॉरी दोस्त, ऑपरेशन शुरू होने से पहले मैंने थोड़ी टेढ़ी बात कर दी तुमसे। अरे इट्स ऑलराइट, सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई थी। अगर शायद मैं भी तुम्हारी सिचुएशन में होता तो ऐसे ही रिएक्ट करता, लेकिन अब सब ठीक हो गया। और तुम्हें थैंक्स करना तो ऊपर वाले का करो, उन्हीं की वजह से ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। देखो भाई, मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम दोनों की बारी है, क्योंकि माँ जी को तुम दोनों की बहुत सेवा की जरूरत पड़ेगी। फरहान, हमारी तो माएँ नहीं, शायद इसलिए हमें माँ की सेवा का मौका मिला है। मुझे लगता है इस वजह से भगवान ने हमारे लिए एक माँ भेज दी है ना प्रेम? बिल्कुल ठीक कह रही पूर्णिमा, तुम्हारी माँ इसकी सास होती और इसकी माँ तुम्हारी सास, मुझे लगता है कहीं ना कहीं रिश्ते का फर्क आ ही जाता। इसलिए खुदा ने तुम्हें एक ऐसी माँ दी है जो सिर्फ और सिर्फ माँ है, इसके लिए भी और तुम्हारे लिए भी। वैसे तो मुझे भी माँ का प्यार नहीं मिला, इसलिए तुम्हारी भावनाओं में पिघलकर देखो मैं भी गैर कानूनी काम कर बैठा ना। अरे फरहान, हर भलाई का काम कानूनी होता है। तुमने किसी की जान बचाई है, ये भी एक नेक काम है। भगवान करे कि तुम्हें हर मोड़ पर कामयाबी दे। ये तुम कह रही हो? चलो, मेरे को कुछ रिपोर्ट्स चेक करनी है, बाद में मिलता हूँ। ओके, बाय।